गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में संसाधन के बारे में पढ़ा, संसाधन के प्रकारों के बारे में पढ़ा। हमने यह जाना कि संसाधन जो है सो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके बाद जो अगला जो अध्याय है वह प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन को हम लोग जानेंगे, प्रत्येक चीज को बारीकी रूप से जानेंगे, बारीकी से जानेंगे। तो हम लोग अब भूमि संसाधन के बारे में जानेंगे। आखिर भूमि क्या, क्वेश्चन पूछता, भूमि क्या? तो भूमि या भूमि किस प्रकार का संसाधन है? तो भूमि प्राकृतिक संसाधन, भूमि प्राकृतिक संसाधन है। भूमि मानव निर्मित नहीं, भूमि प्राकृतिक संसाधन। भूमि पर ही मानव का 95%, जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाइए, नोट करते जाइए। भूमि पर ही मानव का 95% आर्थिक कार्य, 95% आर्थिक कार्य भूमि से प्राप्त होता है। या अधिकतर काम जो है हम भूमि से ही करते हैं। पीने का पानी हो गया, कहाँ से आता है? भूमि से हो गया। खनिज संसाधन कहाँ से आता है? वो भी भूमि से ही प्राप्त करते हैं। हम लोग खाने के लिए अनाज उगाते हैं, कहाँ से उगाते हैं? वो सब भूमि से उगाते हैं। तो 95% हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का श्रेय जो है वह किसे जाता है? वह भूमि को जाता है। इसीलिए भूमि एक मौलिक संसाधन है। भूमि एक मौलिक संसाधन है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि भूमि एक मौलिक संसाधन है। भूमि एक मौलिक संसाधन है, यानी भूमि से ही हमारी अधिकतर जरूरतों की पूरी जो है पूरा कौन करता है? भूमि करता है। यानी वह सब कुछ भूमि से ही होता है। कितना? 95%। अब जो शेष 5% जो बच गया, इसमें से जो शेष 5% बच गया वह अन्य क्षेत्रों से आता है। जैसे सूरज पृथ्वी पर नहीं, वह पृथ्वी के ऊपर है और वहां से हम उसकी ऊर्जा से, उसके प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हम बहुत तरह के कार्य कर लेते हैं। जैसे सोलर प्लेट बना लिए और बैटरी चार्ज कर लिए, उससे गाड़ियां चला रहे हैं आज के युग में। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो वो पृथ्वी से नहीं लेते, वह भूमि से नहीं लेते, वह बाहरी स्रोत यानी आकाशीय स्रोत से आता है। अब हम क्या देखते हैं कि हम भूमि पर ही निवास करते हैं। भूमि पर निवास करते हैं। भूमि पर निवास करने के लिए जो भी चीजें हैं, परिवहन की सुविधा हो, खनिज संसाधन हो, स्कूल हो, उद्योग हो, पशुचारण हो, मत्स्य पालन हो, ये सारे चीज कहाँ करते हैं? यह सारे चीज जो है वह हम पृथ्वी पर ही करते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन। तो भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका कुछ भौतिक स्वरूप, भूमि का भौतिक स्वरूप, यह पृथ्वी जो है, पृथ्वी बोले, लेकिन उसकी जो भूमि है उसका स्वरूप अगर हम देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं? इस तरह से देखते हैं। स्वरूप हम इस तरह से देखते हैं।
यानी यह क्या कर रहा है, यह भौतिक स्वरूप है पृथ्वी का। भौतिक स्वरूप यह दिखला रहा है कि पृथ्वी जो है वह कहीं पर पर्वत है, कहीं पर जो है वह क्या है पृथ्वी, कहीं पर एक कहीं पर्वत, कहीं पर क्या है पठार, कहीं पर पठार या पठार वाला भाग, यह जो है यह मैदान, यह मैदान, यह इससे भी नीचा जहां जल उपलब्ध है, और जल के साथ साथ यह इसी पर जो है कुछ द्वीप निकले होते हैं, द्वीप भी, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया, इस तरह से कुछ द्वीप निकले होते हैं। यह भूमि का भौतिक स्वरूप इस तरह से जो निकला हुआ है, यानी भूमि को अगर हम देखते हैं तो उसको भी कुछ भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, तो उच्चावच की दृष्टि से या उच्चावच के आधार से हम इसे बांटते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यह जो पूरी पृथ्वी है, यह तो पूरा पृथ्वी है, इसी पर भूमि है, इसी की ऊपरी परत पर मृदा पाया जाता है। तो इसमें क्या देखते हैं कि मैदान कितने प्रतिशत है, हम पूरे विश्व की अब चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल भारत की चर्चा करेंगे। तो भारत में यह कितने प्रतिशत है, तो हम अगर मैदानी भाग की चर्चा करते हैं कि भारत में मैदानी भाग कितने प्रतिशत, पहाड़ी भाग कितने प्रतिशत में और पठारी भाग कितने प्रतिशत में, तो हम क्या देखते हैं, यह जो क्षेत्र आता है यह 43% क्षेत्र, यह क्षेत्र है 43%, यह क्षेत्र जो है यह है 30%, और यह जो क्षेत्र है यह है 27%। आप यहाँ से मिला सकते हैं, पठार कितना प्रतिशत है, 27%, मैदान कितना प्रतिशत है, 43%, और पर्वत कितने प्रतिशत में है, तो वह है 30%। अब यह तीनों का तीनों किसी न किसी रूप से हमें फायदा पहुंचाते हैं, यानी हम इसका उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं, यह 27%, यह 27%, है पठारी भाग, 30% है पर्वतीय भाग, 43% है मैदानी भाग, और कुछ द्वीपों के रूप में भी यह मौजूद है। तो हम इसके बारे में अब चर्चा करते हैं, कुछ इसके उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर पर्वत से हमें क्या फायदा होता है, पठार से हमें क्या फायदा, किस प्रकार से पठारी भूमि हो या पर्वतीय भूमि हो या मैदानी भूमि हो, या हमें किस प्रकार से हमारे लिए यह
बहुत सारी चीजों को प्रदान करती है और हम इसका दोहन करते हैं और हम अपने जो जीवन है उसे सुखमय बनाते हैं। कैसे, यह देखिए, मैदानी भाग जो है कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। मैदानी भाग में ही कृषि उगाया जाता है। इसके अलावा आप उद्योग धंधे हो, परिवहन की सुविधा हो या संचार हो, ये सब आसानी से हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये सब कार्य आसानी से कर सकते हैं। किस भाग में? मैदानी भाग में। स्कूल है मैदानी भाग में, हम आसानी से बना सकते हैं। वहीं यहाँ पर हमें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैदानी भाग जो है वह कृषि के लिए, उद्योग के लिए, परिवहन के लिए सबसे उत्तम साधन होता है मैदानी भाग। इसके बाद तो हमें यह कैसे फायदा दे रही है जान चुके। कृषि करनी है तो कहाँ करनी है? मैदानी भाग में करेंगे। समतल होती है, वहां पर आसानी से हमें सिंचाई अगर करना है तो समतल भूमि में आसानी से हम सिंचाई कर सकते हैं। और वो जब बुआई का समय आता है या थ्रेसिंग का समय आता है, सारे कार्य आसानी से हम कर सकते हैं। तो मैदानी भाग हमारे लिए क्या क्या मौजूद कर रहा है, इसको हमने जाना। पठार से क्या फायदा, पठार से क्या फायदा होता है? तो हम क्या अभी तक हमने बहुत सारे चीजों के बारे में 6वीं 7वीं और 8वीं 9वीं ये सब कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। क्या देखा है कि जहां भी पठार है वहां खनिज व्यापक मात्रा में या खनिज जो है वह मौजूद होते हैं। खनिज संसाधन कहाँ पाए जाते हैं? तो वह पठारी भाग में ही पाए जाते हैं। या फिर जीवाश्म ईंधन कहाँ पाए जाते हैं? तो पठारी भाग में। तो इस तरह से यह भी हमारे लिए उपयोगी है। इसके बाद हम चलते हैं पर्वतीय भाग में। आखिर यह पर्वतीय भाग कैसे हमारे लिए उपयोगी है? इससे हमें हमारे पास ये जो है क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराती है? तो पर्वतीय भाग 12 मासी नदियों के लिए जानी जाती है। पर्वतीय भाग यहाँ जैसे हिमालय सबसे विश्व में सबसे यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा पर्वत है। कुछ ऐसे भी चोटी है जैसे एवरेस्ट, वह विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है, क्योंकि वह भारत में नहीं पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वहां पर चोटी है जो 6000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई की है। तो पर्वतीय भाग जहां पर होता है वहां यह जो ऊपरी परत है इस पर हिमनद पाए जाते हैं। यानी यहाँ हमारे क्षेत्र में जो बारिश होती है वह बूंद जल बूंद के रूप में होती है, और पर्वतीय भाग में जो वर्षा होती है वह ओलावृष्टि के रूप में होती है, वो बर्फ हिम के रूप में होता है। तो हिम के रूप में जब वर्षा होती है तो वह इस जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ना तापमान कमते जाता है। तो ये सब हम लोग 9वीं कक्षा में जो आइडियल कोचिंग सेंटर के बच्चे वो तो जान चुके हैं, और ऐसे उनके लिए भी अब जो अभी हमारे ऑनलाइन चैनल से जो भी जुड़े, ऑनलाइन पढ़ाई से जो भी जुड़े हैं उनके लिए भी हम वो सारे वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे एक एक चीज से आपको बारीकी से समझाएंगे। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है तापमान कमते जाता है, तो इस जगह का जो है यहाँ की तापमान हमेशा माइनस में ही रहती है। इस क्षेत्र में जो है वह जो हिमपात के रूप में जो वर्षा होती है वह जमा रहता है, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है इस क्षेत्र में तापमान धीरे धीरे और अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसके चलते यहाँ की जो बर्फ है वह पिघलकर ऊपर की नहीं लेकिन उससे कुछ हद तक नीचे का जो बर्फ है, जैसे हिमाचल प्रदेश की जो बर्फें होती है वह पिघल करके गिर जाती है, उत्तराखंड की जो बर्फ होती है वह पिघल के, तो वहां से 12 महीने तक बर्फ जो है पिघल के गिरते रहता है, और वह जो है इस तरह से कहाँ पहुंच रहा है? नदी में। इस तरह से यहाँ नदी में पहुंच रहा है। तो यहाँ से जो भी नदियां निकलती है उसमें 12 महीने जल की मात्रा मौजूद रहती है, जिसके चलते क्या होता है कि मैदानी भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, मवेशियों के लिए जो जल की व्यवस्था वो उपलब्ध होती है, और भी कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है। इसके बाद यहाँ पर जब
पर्वतीय भाग से जब वो झरने के रूप में गिरते तो हम वहाँ पर डैम बना करके क्या करते हैं, जल विद्युत बना लेते हैं, उसका भी उपयोग करते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक पर्यटक स्थल बन जाता है। तो इस माध्यम से जो है पर्वत हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत सारी चीजों को यह हमारे लिए यह प्रदान करते हैं। इसके बाद यह पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। कैसे कि जो भी जीव है वह जो जंगली जीव है वह जंगलों में जो निवास करते हैं, तो पर्वतीय भाग में यहाँ पर हम खेती नहीं करते। इस क्षेत्र में या पठारी भाग में हम खेती नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अधिक से अधिक जंगल है, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। तो देखते क्या है कि जो भी जंगली जानवर है उनके लिए यह अनुकूल परिस्थिति बनाता है। इसके आसपास कुछ मानव जीव रहते हैं जो पूर्ण रूप से इसी पर निर्भर होते हैं। जैसे हमने आदिवासियों के बारे में पढ़ा, तो आदिवासी भी इसी पर निर्भर है, यानी जंगल ही उनका निवास स्थान है। तो बहुत सारी चीज जो है वह हमें यहाँ से प्राप्त होगा। यह तो हमने जाना कि पर्वत का उपयोग, पठार का उपयोग और मैदानी भाग का उपयोग। अब मैदानी भाग में इतने का हमने उपयोग जाना। मैदानी भाग में हम चलेंगे कि मैदानी भाग में क्या होता है कि मृदा होता है। मैदानी भाग में मृदा पाया जाता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मृदा का निर्माण में भी पर्वतों का बहुत बड़ा योगदान है। इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मृदा क्या है, मृदा भी जो है यह पर्वत के सबसे छोटे छोटे अंश, जैसे हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ते हैं ना कि हमारा जीव जो हमारा जो शरीर है वह सेल से बना है, कोशिका से बना है, उसी तरह से यह जो है पर्वत या मृदा के कण के जुड़ने से बना है। और वही कण जब बिखर जाता है तो मृदा हो जाती है। उसमें कुछ जीवाश्म आकर के मिल जाते हैं, वह ह्यूमस उसमें डाल देते हैं, ह्यूमस प्रदान करते हैं, तब वह जो है मिट्टी किसी पौधे के लिए उपयोगी बन जाता है और वहां पर हरे भरे पौधे उगने लगते हैं। तो इस तरह से मृदा का निर्माण होता है। उसमें जैविक और रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो हम मृदा निर्माण करते हैं। मृदा निर्माण कैसे होता है? अगर हम समतल भाग यानी मैदानी भाग की बात करें, तब हम लोग क्या देखते हैं कि कभी अगर गांव में अगर हम निवास करते हैं, गांव के बच्चे बड़े आसानी से समझ जाएंगे इस चीज को। गांव में हम निवास करते हैं तो क्या देखते हैं, कभी खेत में अगर हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद जब हम वापस चले आते हैं 2 दिन 4 दिन के बाद क्या देखते हैं कि उस खेत में जो है दरारें पड़ जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार की छोटी छोटी दरारें जो है यह पर्वतीय भाग में भी पड़ जाती है। पर्वतीय भाग में जब ये छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है और पर्वतीय भाग में वनस्पति भी बहुत घने वन भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी जगह है पर्वतीय भाग में जहाँ पर वनस्पति नहीं पाए जाते। तो जो जहाँ पर वनस्पति अधिक पाया जाता है वहां पर जब वो तापमान बढ़ने के कारण जो है कभी कभी उसमें दरारें पड़ जाती है, फट जाता है, इतना शुष्क हो जाता है कि वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसमें जब भी कभी बारिश होती है तो वर्षा का जल उस क्षेत्र में अटक जाता है। इसके बाद जो पत्ते होते हैं पेड़ के वह आकर के गिरता है तो वहीं पर वह सड़ना शुरू करता है। और यह प्रक्रिया 1-2 वर्षों में नहीं होती, यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में पूरा होता है। धीरे धीरे वह पर्वत के भाग को उसमें से बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो धीरे धीरे पर्वतीय भाग को काटना शुरू करते हैं और लाखों करोड़ों वर्ष में वह काटते रहते हैं। तो एक एक कर अगर काटते हैं, फिर वर्षा होती है, वहां से पानी जो है बहकर के आती है नदी में। इस तरह से क्या देखते हैं कि यहाँ जो जीव जो पर्वतों को काट रहा है, वह जो उसका जो काटा हुआ है वर्षा के जल के माध्यम से कहाँ आ जाता है, वह मैदानी भाग में आ जाता है। नदी जो है उसे मैदानी भाग में ले आती है और मैदानी भाग में नदी अपने
किनारे पर उसे छोड़ देते हैं। इस तरह से मृदा निर्माण की प्रक्रिया चलती है। यह मृदा निर्माण हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि भूमि उपयोग। भूमि उपयोग कितना भूमि किस क्षेत्र में हम उसका उपयोग करते हैं। तो या तो 27% जो पठार है, 30% जो पर्वत है, हम इसको छोड़ देते हैं। केवल भूमि उपयोग ही अब हम पढ़ेंगे। भूमि उपयोग को हम पढ़ते हैं। भूमि का उपयोग हम किन किन क्षेत्रों में करते हैं। तो सबसे पहले हम किस क्षेत्र में करते हैं? वन। भूमि पर वन पाया जाता है। अब वन है, ऐसा माना गया 1952 में एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था राष्ट्रीय वन नीति। 1952 में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन किया गया था, इसका नाम पड़ा था राष्ट्रीय वन आयोग। उसमें यह कहा गया था कि हमारे भारत का जो भी क्षेत्र है, कितना क्षेत्र? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसका, यानी यह जिसको हम पूरा मानते हैं, पूरा 100%, उसमें से 33% भूमि पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। पर्यावरण प्रदूषित ना हो चुकी है। जितना प्रदूषित होगा उतना केवल अन्य जीवों के लिए ही नहीं, मानवीय जीवन को भी यह कष्टकारी, मानवीय जीवन के लिए भी कष्टकारी है। तो 33% है, लेकिन हमारा उसके तरफ आज भी हम प्रयासरत हैं और अभी जो है सो पूरे भारत में 20% भूमि पर ही वन छादित है। बाद बाकी अभी वैसे ही है, यानी 80% भूमि जो है वन क्षेत्र से बाहर है। अभी तक 20% पर ही हम लोग वन लगा पाए। तो वन के रूप में हम भूमि का उपयोग करते हैं। इसके बाद कृषि तो करते ही है, कृषि होती है, लेकिन ऐसे भी भूमि होती है जहां पर हम कृषि नहीं करते हैं। जैसे अगर हम उत्तर पश्चिम का क्षेत्र राजस्थान को ले लें तो वहां पर कृषि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां की भूमि शुष्क है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ ऐसे भी भूमि है जहां पर बंजर है, तो हम कृषि इसको कहते हैं कृषि योग्य नहीं। ऐसी भूमि क्या होता है? कृषि योग्य नहीं, यानी कृषि अयोग्य भूमि। कृषि अयोग्य भूमि। कृषि अयोग्य भूमि में हम किसको रखेंगे? तो कृषि अयोग्य भूमि में आ जाएगा बंजर भूमि। दूसरा जो आ जाता है वो होता है, जैसे हमने घर बना लिया, अब क्या उस पर हम खेती कर पाएंगे? सड़क बना लिए, उस पर हम खेती कर पाएंगे? रेलवे लाइनें बिछा दी, खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी वह खेती लायक तो था, लेकिन अब हम उस पर कभी, क्योंकि अब उस पर तो हमेशा ट्रेनें दौड़ेंगी, हमेशा गाड़ी चलेंगे, अब घर है तो हम घर में रहेंगे। तो ऐसे भूमि भी कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत ही आते हैं। तो एक बंजर भूमि हो गया, दूसरा कृषि अयोग्य भूमि का दूसरा होगा वह हो जाएगा जिसका हम उपयोग करते हैं गैर कृषि कार्य। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कृषि कार्य में संलग्न। गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, इसमें उद्योग धंधे जो भी है, जिस पर हमने उद्योग लगाया वह भी इसमें आ गया। तो भूमि का उपयोग हम एक क्षेत्र, दो क्षेत्र, यानी दो क्षेत्र जाने। तीसरा क्षेत्र क्या होता है?
जो भी हम बोल रहे हैं नोट करते जाइएगा। तीसरा होता है कि हम मवेशी पालते हैं। जब हम मवेशी पालते हैं तो उसके लिए भी तो चारा की जरूरत होती है, और जब उसके लिए चारा की जरूरत होती है तो उसके लिए भी तो हमें कुछ भूमि जो है सो छोड़ना पड़ता है, यानी हम उसमें कृषि नहीं कर सकते। तो चारागाह के लिए या पशुचारण के लिए या गोचर के लिए, गोचर यानी गाय को चराने के लिए। इसके बाद हम क्या देखते हैं, कृषि योग्य बंजर, यानी हम उस पर कृषि कर सकते हैं लेकिन वह बंजर है। कृषि योग्य बंजर, एक तो मैंने बताया पीछे जो कि बंजर था, एक तो पीछे मैंने बताया वह बंजर था, लेकिन क्या होता है कि कृषि योग्य यानी वह कृषि अयोग्य था, लेकिन इसमें मैंने लिखा कि कृषि योग्य है, उसमें हम कृषि कर सकते हैं, लेकिन वह क्या है, बंजर भूमि। कैसे बंजर होंगे, हम जब कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ सालों के लिए उस खेत को छोड़ देते हैं, किसी भी कारण से हो। अगर वह खेत अगर हम छोड़ देते हैं तो अब तो उसमें जंगल, कई प्रकार के जैसे जंगल हो गया, कई प्रकार के पेड़ पौधे हो गए। अगर मान लेते हैं कि 5-7 साल अगर छोड़ दिया जाए तो हम क्या देखते हैं कि जो भूमि ऐसे ही पड़ा हुआ है उसमें अपने आप पेड़ उग जाते हैं। तो कुछ इस तरह का पेड़ उग गया, तो अब उसको हम छोड़ दिए कि भाई अभी इस पेड़ को कौन काटेगा, छोड़ो हटाओ रहने दो, अब हम बाद में सोचेंगे, बाद में करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है कि वह कृषि योग्य भूमि होते हुए भी अब कृषि योग्य नहीं रहा, यानी अब वह बंजर हो गया। तो इस तरह से वह कृषि योग्य था लेकिन अब वह कृषि योग्य नहीं रहा, कृषि योग्य बंजर भूमि आ जाती है। वैसे भूमि एक प्रकार की और हो जाती है कृषि योग्य बंजर भूमि। क्या होता है कि हमारे समाज में अधिकतर जमीनी संबंधी विवाद होते रहता है। तो जब जमीनी संबंधी विवाद होते रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि ना तो जो दूसरे पक्ष के यहाँ जो दो गुटों में जब उसके चलते जब विवाद हो जाती है तो वह फैसला जैसो कोर्ट में चला जाता है। कभी कभी इस पर FIR दर्ज हो जाती है, और जब तक कोर्ट की फैसला यानी कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती है तब तक वह भूमि क्या होता है कि वैसे ही रहता है, उस पर कोई भी फसल नहीं उगा सकता है, कोई भी पक्ष के लोग फसल नहीं उगा सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, वह तो कृषि योग्य था और कृषि योग्य होने के बावजूद भी हम उस पर खेती नहीं कर सकते। तो ऐसे भूमि को क्या कहा जाएगा, कृषि योग्य बंजर भूमि ही कहा जाएगा। इसके बाद और होता है पड़ती भूमि। पड़ती भूमि में एक आता है वर्तमान पड़ती भूमि और एक जो है वह पुरातन पड़ती भूमि। तो वर्तमान पड़ती भूमि में क्या आता है कि एक, इस चीज को नोट कर लीजिए, एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष, एक कृषि वर्ष यहां मैंने लिखा है, एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष का मतलब कि हम एक साल में, कृषि वर्ष और ईयर साल, एक साल में कृषि जैसे 3 फसल उगाते हैं।
उसे एक कृषि वर्ष कहा जाता है। तो एक कृषि वर्ष में कम से कम एक बार फसल हो, एक कृषि वर्ष में कम से कम एक बार फसल हो, उसके बाद फसल ना हो। तो ऐसे भूमि को, जैसे अभी हमने खरीफ का फसल लगा लिया या रबी की फसल काट ली और अब हम इसको छोड़ देंगे, अब इस भूमि पर कुछ नहीं करेंगे, तब वह क्या हो जाएगा, तब वह वर्तमान प्रतिभूमि में आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक फसल करके और कुछ ज्यादा दिन यानी 5 साल तक छोड़ दिया, तब वह हो जाएगा अन्य प्रतिभूमि में वह चला जाएगा। तो इस तरह से अब अंतिम पॉइंट वह भी नोट कर लीजिए। कृषि योग्य या फिर कृषि संलग्न भूमि, कृषि में संलग्न भूमि, कृषि में संलग्न भूमि। अब इस इतने उपयोग के बावजूद अब जो बच गया, शेष जो बच गया, उसे कहा जाता है कृषि में संलग्न भूमि। और यह कृषि में संलग्न भूमि कितना है, तो ऐसे तो बहुत कम है, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्रों को मिला दिया गया, जैसे चारागाह को अगर मिला दिया गया है तो पूरे भारत में 54% भूमि पर ही कृषि हो पाता है। किसको मिलाने के बाद, चारागाह को अगर इसमें मिला दिया गया, यानी वैसे भूमि को मिला दिया गया जिसमें साल 2 या 3 साल पर एक बार कृषि किया जाता है, वैसे क्षेत्र को भी मिला दिया जाता है, तब भारत के जो कुल भूमि है उसका 54% भूमि पर क्या होता है, कृषि होता है। आज के लिए इतना ही। अब हम इससे आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरा जो सो प्रोत्साहन है, जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो मेरा प्रोत्साहन कैसे बढ़ेगा। तो और जहां भी आपको लगता है कि नहीं यह चीज छूट गया, उसे भी कमेंट बॉक्स में हमें लिखें। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का शेयर करें, ताकि अन्य जो बच्चे हैं जो कोरोना वायरस के चलते उनका पठन पाठन जो छूट जाता है वह छूटे ना, ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा हो। धन्यवाद।